हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर आज 12वीं कक्षा के लिए क्रैश कोर्स सीरीज का भाग नंबर 5 लेके आया हूं। आज हम शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष पाठ नंबर 5 जो कि 6 अंक का है उसको पूरी डिटेल में समझेंगे। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य समाज में रहता है। सामाजिक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र की उत्पत्ति 1838 ईस्वी में अगस्त कामते के द्वारा की गई, इसलिए अगस्त कामते को समाज शास्त्र का पितामह माना जाता है। समाज शास्त्र, समाज का अर्थ होता है समूह और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान। के पेपर में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, समाज शास्त्र से क्या अभिप्राय है? वह समाज शास्त्र का शारीरिक शिक्षा और खिलाड़ियों के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम समाज शास्त्र की परिभाषा आसान से आसान समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के आपसी संबंधों का अध्ययन, मनुष्य के आपसी संबंधों का अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है। इसका दूसरा रूप हम कह सकते हैं, जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आपस में लोग एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी विचारधारा का अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है। A.F. वार्ड के अनुसार समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब समाज शास्त्र का खिलाड़ियों व शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है। नंबर 1, समस्याओं को सुलझाने में सहायक। जब किसी भी प्रकार की खिलाड़ियों को समस्या आती है तो समाज के लोग मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समाज के बुद्धिजीवी लोग हमेशा सहायता के लिए आगे आते हैं और खिलाड़ियों को ग्राउंड में या उनसे शरीर से रिलेटेड या भोजन से रिलेटेड जो भी समस्या आती है उसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। नंबर 2, अनुशासन बनाने में सहायक। जिस प्रकार हम समाज में मान मर्यादा में रहते हैं, समाज की मान मर्यादा में हम रहकर अपना जीवन गुजारते हैं, उसी प्रकार समाज से हम यह सीखते हैं कि टीम भावना से अनुशासन में कैसे रहा जाए। तो समाज शास्त्र हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। नंबर 3, खेल नीति विकसित करने में सहायक। तो समाज के लोग ही खेल के प्रति नई नई नीतियां बनाते हैं। बच्चों का विकास कैसे किया जाए, खिलाड़ियों का विकास कैसे किया जाए, अनेक खेल नीतियों का निर्माण समाज के लोग ही करते हैं। इसीलिए समाज शास्त्र का खेलों में विशेष महत्व है। नंबर 4, टीम में आपसी लगाव। समाज शास्त्र के कारण ही टीम के सभी खिलाड़ी आपसी लगाव में रहते हैं, मान मर्यादा में रहते हैं और एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। इसीलिए समाज शास्त्र का खिलाड़ियों के लिए विशेष महत्व है। समाजीकरण, ऐसी धारणा जब मनुष्य अपने समाज के अंदर रहकर समाज की मान मर्यादा और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, या आसान सी परिभाषा हम समझेंगे, समाज की मान मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण का खिलाड़ियों के लिए क्या महत्व है। नंबर 1, समाजीकरण के कारण ही खिलाड़ी टीम की भावना के लिए सभी नियमों का पालन करते हैं। नंबर 2, पूरी लगन के साथ टीम को जिताने में पूर्ण सहयोग करते हैं, उसके लिए जी जान लगा देते हैं। तो ये सब समाजीकरण के कारण ही होता है। उन्हें केवल जीत चाहिए, इसके लिए वे पूरा जी जान लगा देते हैं। नंबर 3, समाजीकरण के कारण ही वे भूल जाते हैं कि वे किस धर्म के हैं। खेल भावना ही उनका प्रथम लक्ष्य बन जाता है। उनके अंदर सिर्फ खेल, अपनी टीम को जिताने की भावना कार्य करती है। नंबर 4, देश
भक्ति की भावना भी समाजीकरण के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि समाज के अंदर अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं। अनेक धर्मों व जातियों के होने के कारण भी, समाजीकरण के कारण, वे केवल अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। समाजीकरण के कारण ही वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं तथा भोजन इकट्ठा करते हैं, समाज व देश की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो ये सब समाजीकरण की भावना के कारण ही संभव हो पाता है। नेतृत्व से क्या अभिप्राय है? एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या एक शारीरिक शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, या आपकी क्लास का जो मॉनिटर है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, या एक अच्छे कप्तान में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कई रूपों में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो नेतृत्व का अर्थ होता है मार्गदर्शन करना। किसी भी देश की वृद्धि और विकास उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। अगर अच्छा नेता होगा तो उसके मार्गदर्शन में हम कठिन से कठिन कार्य को भी जल्दी कर लेंगे। अनेक विद्वानों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं। मोंटगोमरी के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इच्छा व योग्यता को ही नेतृत्व कहते हैं। एक अच्छे शारीरिक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? शारीरिक शिक्षक के गुण बच्चों, घर के अंदर पिता और विद्यालय के अंदर शारीरिक शिक्षक जितना अच्छा मेहनती व बलवान होगा, सूझवान होगा, स्कूल के अंदर शिक्षण कार्य व घर के अंदर अनुशासन उतना ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ हम अच्छे नेता के गुणों पर विचार करते हैं। अच्छे नेता नंबर 1, अच्छा नेता ईमानदार, मेहनती व निडर होना चाहिए, तभी वह अपना और अपनी संस्थान का विकास कर सकेगा। नंबर 2, बुद्धिमान व न्याय संगत, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए नेता का बुद्धिमान होना बहुत ही अनिवार्य है। वह सभी के साथ न्याय प्रिय, सभी के साथ न्याय करना भी नेता का मुख्य गुण माना जाता है। अगर वो हर किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता तो वह अच्छा नेता कभी नहीं बन सकता। नंबर 3, स्पष्ट वक्ता, अच्छे नेता की मधुर आवाज होनी चाहिए और उसकी जो वो बात कहना चाहता है वो पूर्ण रूप से, उसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। बात को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए। हमेशा अच्छे नेता को स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। नंबर 4, स्वस्थ व मजबूत, अच्छे नेता को कई बार कठोर दिल वाला बनना पड़ता है, उसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए उसका शरीर स्वस्थ व मजबूत होना चाहिए ताकि कठोर से कठोर फैसले लेने में भी उसे संकोच ना हो। नंबर 5, दृढ़ संकल्पी व आत्मविश्वासी, अच्छे नेता को दृढ़ संकल्प, जो उसने फैसला ले लिया उसे हर हालत में लागू करना है, चाहे उसके लिए कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़े। वह उसे अपने लिए गए फैसले पर विश्वास होना चाहिए, उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, तभी वह अच्छा नेता बन सकता है। नंबर 6, सहनशील और सहयोगी, अच्छे नेता का सहनशील होना बहुत ही उपयोगी है। विद्यालय के सभी स्टाफ के साथ या अपनी पूरी टीम के साथ उसे सहयोग प्राप्त करना है और
को अपना सहयोग देना है। इसलिए सहयोगी होना एक अच्छे नेता का, अच्छे मॉनिटर का व शारीरिक शिक्षक का सहयोगी होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो अच्छा सहयोगी होगा तभी वह दूसरों से सहयोग प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह अच्छा नेता नहीं बन सकता। शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शब्द का अर्थ होता है शरीर से संबंधित, शिक्षा का अर्थ है जानकारी। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर से संबंधित जानकारी। वे हमारे शरीर के किस अंग में कितनी जान है, उसकी हम शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, शरीर के कौन से अंग को हम किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, कौन से भोजन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में कितना जोर है, हम अपने शरीर से कौन कौन से कार्य ले सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी शारीरिक शिक्षा कहलाती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों में बुद्धि और शरीर के सभी अंगों के विकास के साथ साथ बालकों के स्वभाव, उनके चरित्र और आदतों का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों के विकास के साथ शुरू होती है और उसे पूर्णता की तरफ ले जाती है। अगर मैं ये कहूँ, शारीरिक शिक्षा बच्चों को हष्ट-पुष्ट बनाने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायता करती है। शारीरिक शिक्षा के बच्चे जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौतियों और मुसीबतों से प्रभावी तरीके से लड़ने में सक्षम होते हैं। इसीलिए शारीरिक शिक्षा को बच्चों के लिए मैं बहुत ही जरूरी मानता हूँ। विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से J.F. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों। शारीरिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य, महत्व एवं उसकी जीवन में उपयोगिता क्या है। नंबर 1, शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों से शरीर के सभी अंगों का समुचित विकास होता है। शरीर के सभी अंग, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सभी ठीक ढंग से कार्य करते हैं और शरीर के सभी अंगों का समुचित विकास होता है। नंबर 2, मानसिक विकास। जब खेल के मैदान में अनेक गतिविधियां बच्चों द्वारा की जाती हैं तो उनसे उनका मानसिक विकास होता है। नंबर 3, सामाजिक विकास। बच्चे मिलजुल कर आपस में अनेक गतिविधियां करते हैं, इनसे उनमें आपस में प्रेम और मित्रता, भाईचारा उत्पन्न होता है, जिससे वे मिलजुल कर किसी समस्या का सामना करने के सामर्थ्य बन जाते हैं। नंबर 4 है भावनात्मक विकास। खेलने कूदने उछलने से बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास में वृद्धि होती है, क्योंकि खेलों से हारना और जीतना दिन प्रतिदिन का काम होता है। लेकिन लगातार बच्चे जब खेल के मैदान में जाते हैं तो हारने और जीतने का उनके संवेगों पर कोई असर नहीं होता। वे इसे आसानी से स्वीकार करना सीख जाते हैं। उनमें गुस्से को कंट्रोल में करने की भावना पैदा होती है। नैतिक गुणों का विकास। जब बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं, वे जिन उपकरणों से खेलते हैं उनके प्रति उनको सुरक्षित रखने की भावना उत्पन्न होती है। बच्चे खेल के मैदान में अपने से सीनियर खिलाड़ियों का और जो उन्हें खिलाते हैं शारीरिक शिक्षक का बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। इसलिए बच्चों में नैतिक गुणों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, सांस्कृतिक विकास। एक टीम के अंदर मैदान में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, जो
जो अलग अलग जातियों और धर्मों के होते हैं, बच्चों को दूसरे धर्मों के रीति रिवाज और परंपराओं को समझने का मौका मिलता है। इसीलिए सभी बच्चे आपस में सभी धर्मों और जातियों के रीति रिवाजों का मान सम्मान करना सीख जाते हैं। नंबर 7, नेतृत्व का विकास। बच्चे जब एक टीम के रूप में खेलते हैं तो बच्चे आपस में नेतृत्व करना सीख जाते हैं। इस भावना के साथ जब बच्चे दूसरों के अधीन रहकर अनेक क्रियाएं सीखते हैं तो उसे नेतृत्व की भावना विकसित होती है। समय का सदुपयोग। जब बच्चा विभिन्न विषय पढ़कर बोर हो जाता है, जब वह समय का सदुपयोग करने के लिए खेल के मैदान में जाता है तो उसके शारीरिक विकास होने के साथ साथ उसका मनोरंजन भी होता है, जिसे अन्य विषयों में रुचि पैदा होती है और उसे जल्दी से समझ में आता है, बच्चा बोर नहीं होता है। नंबर 9, गतिज विकास। जब एक ही प्रकार की क्रियाएं दिन में कई बार करता है तो उसे कार्य करने की जो गति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। बच्चे हर कार्य को जीवन में साफ सुथरा और तेज गति से करना शुरू कर देते हैं। शारीरिक शिक्षा बच्चों के आंतरिक कुशलताओं का विकास करती है और उनके छुपे हुए गुणों को उजागर करती है, उनके छुपे हुए शक्तियों को उजागर करती है। शारीरिक शिक्षा बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में सरकार द्वारा मान्यता देनी चाहिए।